सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लर्निंग सेशन जिसमें सीख रहे थे हम मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। पहले मुझे रन दे उसको थोड़ा एयर सर्कुलेट करेगा। तो हम लोग सीख रहे थे बच्चे क्या, मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड चीजें सीख रहे थे। अभी हम सीखेंगे मैग्नेटिज्म, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट के रिगार्डिंग सीख रहे थे। ओके, ठीक है। सो इसमें हम डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग सीख रहे थे। किसी मैग्नेट को अगर मैग्नेट के डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं। ओके, अब उस केस में मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। उससे रिलेटेड चीजें हम लोग सीख रखे थे। सो अभी हम बात करेंगे सिंपली डायपोल मोमेंट से रिलेटेड तो बात हो गया था, उस पर न्यूमेरिकल भी है बहुत सारा, आपके मॉड्यूल में दे रखा है, वो हम करेंगे ना। हम बात करेंगे जनरल वन से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल जो होगा मोमेंट, उसमें इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट जो होगा आपका, वो हम डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। जनरली हम याद रखेंगे कि दो मैग्नेट है, अगर इस तरह से नॉर्थ साउथ, और एक और मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ओके, तो इसका मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका m1 है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है डायपोल मोमेंट m2 है। तो ये नेचुरल क्वांटिटी होता है, दोनों के बीच का एंगल जो है m1 और ये m2, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, एम इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस m2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 टाइम m2 टाइम कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो चार हमने देखे थे और भी जो है मॉड्यूल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं, पोल स्ट्रेंथ को लेकर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से लिखा जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, और उसके बाद किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जिसको नल पॉइंट बोला जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। देन अर्थ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये याद रखेंगे यहाँ तक, और इस पे न्यूमेरिकल जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे ज्यादा। ना हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके, सो अगर मान लो कि कोई मोनोपोल है मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है। अगर मान लो कि इस प्लस एम की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, जिसका डिस्टेंस जो है अगर मान लेते हैं ये जो है आर है यहां से यहां तक, और ये पूरा लेंथ जो होता है 12 होता है। ओके, सो 12 होता है, तो प्लस एम से पी का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा प्लस एम से, ये हो जाएगा आर माइनस एल, और माइनस एम से देखेंगे कि ये हो जाएगा आर प्लस एल। सिंपल सा इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जिस तरह था हम लिखते थे वही है यहाँ पे। अगर आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ड्यू टू मोनोपोल of
पोल स्ट्रेंथ प्लस m, तो सिंपली अगर Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो क्या लिखते थे, KQ/R²। वैसे ही यहाँ पे कोई मान लो कि ये मैग्नेटिक चार्ज प्लस m है, सो मोनोपोल को हम मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, ओके। तो प्लस m है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू नॉट, K की जगह क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा, और प्लस m और क्या होता है, R² होता है, m/r², Q/r²। तो R की जगह पे यहाँ पे R-L हम लिखेंगे, ओके। सो ये हो गया प्लस m की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस m की बात करेंगे तो b माइनस m जो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r प्लस l। अब ये जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P की बात करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस m प्लस b माइनस m, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई, अब यहाँ पे माइनस m है, इसका मैग्नेटिक चार्ज माइनस m है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, कोई इसमें शंका या हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है बच्चे, सो आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और m तो कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 बाय r माइनस l का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल जो रिजल्ट आता था वही रिजल्ट यहाँ पर आएगा। आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट m, और ये देखेंगे तो ये 4l बचेगा, 4l बाय r³ हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो 4ab हो जाता है, यहाँ पे 4rl होगा, और नीचे जो है अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे तो ये नीचे r² माइनस l² आएगा, इक्वल टू हमें r² लिखना पड़ेगा, बिकॉज l जो है वेरी वेरी लेस देन r होता है। ये सब कहानी हम पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस रखते हैं, वहां पे जाके वीडियो देखोगे आप तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, वहां पे 2p आता था एक्चुअल पोजीशन में, यहाँ पर 2 कैपिटल M आएगा, जाएगा 2m बाय r³। कैपिटल M क्या होगा, कैपिटल M होगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ओके। इसको याद रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन ये होगा। सिमिलरली ये डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता है, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पूछा भी जाता है, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से पूछा भी नहीं जाता। सिमिलर फैशन में जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग करते थे वैसा ही मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, ओके। सो सिमिलर फैशन में एक तो ये वाला डेरिवेशन हो गया, आप याद रखेंगे ये क्या होगा, एक्सियल पोजीशन था, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे हम तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर मान लो कि ये डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है माइनस m प्लस m, हम इसके केस में अब डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता, और एक बार हमने डेरिवेशन कर रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक एक्सिस का डायरेक्शन ये होता है, ये जो है डायपोल मोमेंट का होगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट
या एक्सियल और tan A पोजीशन बोलते हैं उसको। ओके, याद रखेंगे tan A, या फिर इसको रेडियल बोलते हैं, रेडियल भी बोलते हैं। और ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, tan B, और टेंजेंशियल भी बोलते हैं इसको, क्या, टेंजेंशियल पोजीशन। ओके, सो इसको याद रखेंगे। ये इक्वेटोरियल, इस लाइन पे जो कोई पॉइंट होता है उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, tan B पोजीशन पॉइंट बोलेंगे, या फिर टेंजेंशियल पोजीशन बोलेंगे। और इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम एक्सियल बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, या फिर इसको tan A पोजीशन में बोल सकते हैं। उसको याद रखते हैं। इस पोजीशन में अभी हम जस्ट आपको कैलकुलेट करके बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा μ0/4π 2m/r³ हो जाएगा। और इस पोजीशन में जो होगा B इक्वल टू होगा आपका μ0/4π m/r³ हो जाएगा। ऐसा हम कैलकुलेशन पहले ही कर रखे, इसको याद रखेंगे इस केस में भी। ओके, सो इसमें कोई आपको हेजिटेशन या कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड इसको हम पॉज कर रहे हैं। एक सेकेंड, सो ये सब बच्चे इतने कहानी थे इसमें, पता नहीं कोई आवाज़ आज डिस्कनेक्टेड, ये बार बार बीच में डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है भाई। एक सेकेंड देखते हैं। बच्चों आवाज़ आ रही है? आई होप कि ये माइक में तो दिख रहा है फ्लक्चुएशन, तो आवाज़ आएगी ही। एक सेकेंड ब्लूटूथ चेक कर लेने दो। हाँ, कनेक्टेड फॉर कॉल एंड ऑडियो, ठीक है जी। तो आई होप कि तो आवाज आ रही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। ओके, चलिए जी बच्चों, तो इससे आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक बार, जो बार मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो वैसा इसमें जनरल अगर बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन हो जाता है। जनरल किसी पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन अगर पोल स्ट्रेंथ के टर्म में करना चाहते हैं, तो मान लो कि अगर ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो इस केस में ये होगा मैग्नेटिक एक्सिस का डायरेक्शन। यहाँ से किसी पॉइंट पे P है और इसका एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, पोजीशन R है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो लिखोगे सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जब लिखते थे हम लोग μ0/4π, वहाँ पे 1/4π होता था, यहाँ पे μ0/4π होगा। और ये जो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिखते मैग्नेटिक मोमेंट m, और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको 1 + 3 cos² थीटा, 1 + 3 cos² थीटा। ओके,
अब देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल एंड बाय आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू यहाँ पे इसमें एक्सियल पोजीशन, एक्सियल और tan A पोजीशन के लिए क्या होता है, tan A पोजीशन के लिए थीटा जो होता है 0 डिग्री होता है, तो cos थीटा हो जाता है 1, तो B एक्सियल और tan A जो हो जाएगा, जैसा कि हम लोग डिराइव भी कर रखे हैं, म्यू नॉट बाय 4π2m/r³। और यहाँ पे देखो tan B और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इस केस में इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में थीटा ऑब्वियसली देखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। तो बी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस केस में बी टेंजेंशियल और इक्वेटोरियल की बात कर लें तो ये जो हो जाएगा आपका म्यू नॉट, ये cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4π m/r³ हो जाएगा, क्योंकि cos जो है 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो ये सिर्फ √1 बचेगा। तो ये कहानी आप इलेक्ट्रिक डायपोल में भी जानते सुनते थे और यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी वेरी सिमिलर होगा, इसको याद रखेंगे, दोनों को रिलेट करके भी याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के केस में। ओके, अगर मान लो कि ये कहानी होगी हमारी, और अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, और उसके बाद नल पॉइंट का, और उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म का बात करेंगे। ओके, उसके बाद नल पॉइंट का, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म का। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक या बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली अगर मान लो कि ये जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी बाहर मैग्नेट को प्लेस करेंगे, ये नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल करेगा। ओके, किसी मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेट का जो है डायरेक्शन देखो तो इस डायरेक्शन में अपने आप को मैग्नेट कंफर्टेबल फील करेगा। ओके, सो इस केस में ये है एक्सटर्नल फील्ड बी। अगर इससे हम थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे, रोटेट कर देंगे, मान लेते हैं कि रोटेट कर देते हैं, ठीक, तो ये रोटेट कर दिया और ये है आपका +m और ये है आपका -m, ये है सेंटर, तो इस पे फोर्स लगेगा +m भी, जैसा कि उस केस में लगता था इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में +QE और -QE, वैसा ही -MB इधर लगेगा। ओके, बी एक्सटर्नल फील्ड है, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में अगर मान लो कि ये है आपका 2L यहाँ से यहाँ तक, तो देखोगे तो इसके अबाउट जो टॉर्क लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बार मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल जो है टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है P क्रॉस E होता था, वैसे ही यहाँ पे याद रखेंगे M क्रॉस B। क्या? M क्रॉस B। और जैसे अगर देखेंगे कि ये वाला फोर्स इससे होगा और यहाँ से देखेंगे कि ये जो होगा, अगर ये मान लो कि ये एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो ये वाला L साइन थीटा और ये भी हो जाएगा L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा इंटू फोर्स जो है MB हो गया, सो M इंटू 2L हो जाएगा कैपिटल M इंटू टॉर्क की बात करोगे यहाँ पे तो टॉर्क इक्वल टू हो गया MB इंटू L साइन थीटा प्लस MB इंटू L साइन थीटा। आप इसको लिखते हो 2MB L साइन थीटा, आप इसको ही लिखते हो M इंटू 2L इंटू B इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया MB साइन थीटा, बिकॉज M इंटू 2L क्या होता है? कैपिटल M हो जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है बच्चे। तो वेक्टर फॉर्मेट में टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैपिटल M जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, B भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करेंगे तो MB साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या है? अगर जो है मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा। मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने का मतलब क्या होगा? ये मैग्नेट का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आइदर 0 डिग्री बनाएगा और आइदर 180 डिग्री बनाएगा। तो इस केस में अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है और मैग्नेट जो है आपका नॉर्थ साउथ इस तरह से प्लेस है, ओके, तो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगा। तो इस केस में टॉर्क की बात करेंगे तो 0 होगा एज थीटा इक्वल टू 0, ओके, थीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मान लो कि तुम्हारा अगर यहाँ पे ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इस केस में नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में है, इस केस में देखेंगे तो थीटा जो हो गया 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये जो है तो इस केस में भी देखेंगे तो टॉर्क क्या होगा? MB साइन थीटा, MB साइन 180 डिग्री, ये 0 ही होगा। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेट जो है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? 0 लगेगा टॉर्क। इस बात को याद रखेंगे बच्चे, टॉर्क क्या होगा? 0 होगा, इस बात को याद रखेंगे। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब मैग्नेटिक डायपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। जब डायपोल जो है मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्थ साउथ, ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर दो। इसी केस में यहाँ पर भी बना देते हैं साउथ नॉर्थ। दोनों केस में एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या है? 90 डिग्री है। दोनों केस में एंगल जो है ये एक्सटर्नल फील्ड भी है, तो ये क्या है? 90 डिग्री है ना थीटा। थीटा जो है 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, मैक्सिमम होता है। टॉर्क की बात करेंगे तो MB होता है, ओके। सो ये मैक्सिमम होगा टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा मैग्नेट पे? जब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ओके, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हम लोगों ने सीखा था, वही कहानी यहाँ पर भी रिपीट हो जाती है। याद रखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और इलेक्ट्रिक डायपोल था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक डायपोल होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से,
यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से और मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी कहानी वेरी वेरी सिमिलर होता है, उसको हम याद रखेंगे। ओके, सो टॉर्क हो गया। ना हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि अभी आपने देखा क्या कि अगर किसी मैग्नेट को हम क्या करें, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये क्या करता है, एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। किधर एक्सपीरियंस करता है, तो इस तरह से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने डायपोल मोमेंट को ले आए। ओके, तो अगर मान लो कि कोई मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है और इसको थोड़ा सा हम क्या किए, थीटा एंगल से क्या किया, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दे रखा इसको। ओके, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। सो इसको हम क्या करेंगे, आई होप कि ये आवाज़ आ रही होगी इस वीडियो में, आप लोग को दिख रहा है। तो बच्चे इसको ध्यान रखें कि ये जो है इस पे टॉर्क जो लगेगा ये क्या हो जाएगा, बताओ। टॉर्क जो लगेगा ये हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे, अगर आपने क्या किया, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से मैग्नेट को थोड़ा सा क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो ये फिर से अलाइन होने की कोशिश करेगा। नीचे थोड़ा कर दिए तो फिर से अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस mv sin थीटा। ओके, माइनस mv sin थीटा होता है और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा हो जाता है। अब माइनस mv sin थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे याद रखेंगे आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अबाउट ये है सेंटर ऑफ मास, अबाउट अगर फ्री है तो अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। एंड थीटा एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल होता है। किस केस में, साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। आई की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा, आई अल्फा जो हो जाएगा आपका माइनस mv और ये थीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा माइनस mv बाय आई, माइनस mv बाय आई और थीटा। अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर it with a standard equation of SHM, उस केस में क्या होता है, अगर अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है तो ये जो है ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे तो mv बाय आई। ओके, ओमेगा स्क्वायर जो होता है mv बाय आई होता है। ओमेगा की बात करेंगे तो mv बाय आई का अंदर रूट होगा। ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा ले लीजिए और इस SHM करेगा, ये क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, थोड़ा सा देंगे डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो है आपका SHM करेगा और इस केस में SHM करेगा तो ये जो हो जाएगा आपका टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाता है जी बच्चे। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड की बात करें तो
तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, टाइम पीरियड जो है बार मैग्नेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पे। मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो इस केस में याद रखिए टाइम पीरियड जो है क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। T इक्वल टू होता है T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट m, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट b। ओके, ठीक है जी। तो इसको हम याद रखेंगे बच्चे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एम बी बाई आई इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको आप ख्याल रखेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है जी। सो और भी चीज़ें हैं इसमें, हम वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट और इसकी बात कर ले, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। So work done in rotating a bar magnet, work done in rotating a bar magnet from the direction of magnetic field, from the direction of magnetic field। सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल के केस में हमने क्या किया था, इस तरह से देखो तो इलेक्ट्रिकल डायपोल के केस में हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था कि ये है m और ये है आपका b। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जो होगा mb sin थीटा टॉर्क लगेगा। नाउ अब इससे थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा सा और रोटेट कराना पड़ेगा। इफ वी रोटेट मैग्नेट बाय d थीटा in anti-clockwise, then work done by us is हो जाएगा आपका W equal to tau d theta, that is mb sin theta d थीटा, और ये dw होगा, छोटा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट देंगे d थीटा, देन ये dw हो जाएगा। सो नेट वर्क डन की बात करेंगे। dw, तो ये हो जाएगा mb sin थीटा d थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। ओके, तो अगर थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन के ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन mb sin थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि क्या करेंगे, mb sin थीटा d थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है जी, क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। सो w की बात करेंगे कि माइनस cos थीटा है, तो ये हो जाएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, सो इसको याद रखेंगे बच्चे। सो अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल तक रोटेट कराना है,
work done in rotating the dipole from the direction of magnetic field from to an angle theta with respect to direction of magnetic field. Okay, so W equal to mb cos 0, थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा एंड थीटा 2 जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो cos 0 माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा W इक्वल टू mb, ये एक्सटर्नल वर्क डन का एक्सटर्नल एजेंट है. ओके, द mb 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा. ये याद रखेंगे बच्चे. आई होप कि आप यहाँ तक समझ रखे होंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो सिमिलर है, वेरी सिमिलर फैशन में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. इसमें कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं. तो इसमें देखो, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था और उसका वीडियो आपने देखा होगा. सेम चीज़, वेरी सिमिलर प्रोसेस, वेरी सिमिलर अप्रोच यहाँ पर भी रखना है. सारी कहानी सेम है. ओके, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M होता है. ओके, नाउ हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन मैग्नेट प्लेस्ड in a magnetic field. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसकी बातचीत कर लेते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनेशन होता है याद रखेंगे. ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला भी कंसेप्ट. सो पोटेंशियल एनर्जी का याद रखेंगे, ये क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल. यहाँ पे मैग्नेट भी बोल सकते हैं डाइपोल के प्लेस पे. सो टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, from direction perpendicular to magnetic field to given direction theta. Okay, so potential energy की बात करेंगे तो work done, it is work done by external force in rotating the dipole from theta equal to 90 degree to theta equal to theta. Okay, so इस केस में जो है work done in rotating the dipole from theta equal to 90 degree to theta. तो इस केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका W थीटा माइनस W 90 डिग्री. ओके, सो ये याद रखेंगे. W थीटा होता है W 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा और W 90 डिग्री की बात करेंगे तो MB होगा ना ये, हाँ MB, और W 90 करने का मतलब MB 1 माइनस cos 90 डिग्री
तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया mb माइनस mb cos थीटा, mb cos थीटा माइनस mb हो गया। ओके, सो ये हो गया mb mb कैंसिल, ये हो गया माइनस mb कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, ठीक है बच्चे। सो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल, एक बार फिर से याद रखेंगे, सिमिलर होगा कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब होता है, वही कहानी यहाँ पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो U इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, याद रखोगे फॉर्मूला के तौर पे, और इसको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में याद रखेंगे तो U इक्वल टू माइनस m डॉट b, माइनस m डॉट b सेट। ओके, ये भी याद रखोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल जो होगा नेगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ठीक है बच्चे, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले नल पॉइंट के बारे में एंड उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। ओके, तो आई होप कि इसको आप याद रखेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग टीपीपी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जो टीपीपी दिया जाएगा उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।